अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और जफ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, सियासत इस वक्त चल तो रही है और हर पार्टी ऐसे लग रहा है कि अपने आप को मुनज़्ज़म कर रही है। तंजीमी तौर पर भी अब इजलास भी हो रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि पार्टी को मुनज़्ज़म किया जाए। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो लीडरशिप है उसकी बड़ा सवालिया निशान है। हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ उनके भी तंजीमी इजलास भी चल रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क़यादत का फुक़दान ऐसा लग रहा है कि है। कोई एक रहनुमा, कोई एक लीडर आकर एक स्टेटमेंट देता है तो कोई दूसरा उसे डिसओन कर देता है और फिर इसी तरह से हर एक लीडर के यूं लग रहा है कि अपने अपने तर्जुमान भी हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे उनके अपने तर्जुमान हैं, तो शहबाज शरीफ साहब के अपने तर्जुमान हैं और पार्टी की एक अलग तर्जुमान है। इतने तर्जुमानों की ज़रूरत भी इसीलिए पेश आ रही है कि कोई भी ऐसे लग रहा है कि कोई एक पॉलिसी, कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक बयानिया, एक नज़रिया लेकर नहीं चल रहा है। और ऐसी ही सूरत हाल हमें क़यादत के फुक़दान के हवाले से नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई एक रहनुमा कोई एक पॉलिसी बयान देता है तो दूसरा उसको डिसऑन कर देता है। कभी मुफाहमत प्रिवेल करती है तो कभी मज़ाहमत नज़र आती है। और अभी हालिया जो मरियम नवाज साहिबा की प्रेस टॉक है उसमें भी फिर से एग्रेसिव नज़र आई, फिर से ऐसा लगा कि उन्होंने मज़ाहमत को परवान चढ़ाया है और फिर से ऐसा लगा कि शहबाज शरीफ साहब के साथ खुद को थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिया है। क्या वाकई ऐसा है? बयानियों की ये जंग क्या वाकई एक लीडरशिप क्राइसिस में तब्दील हो चुकी है? इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। PMLN की आगे आने वाली सियासत क्या बिल्कुल डायरेक्शनलेस है या फिर इंतखाबात से पहले ये जमात खुद को संभाल पाएगी? इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, अभी रिसेंटली भी हमने पहले देखा शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया तो उसको उनका ज़ाती बयान करार दे दिया गया, जो कि प्रेसिडेंट हैं पार्टी के। अभी मरियम साहिबा एक स्टेटमेंट दे रही हैं तो वो ऐसा लग रहा है कि पार्टी पॉलिसी को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। तो इन बयानात से आपको क्या लग रहा है? लीडरशिप सीरियस क्राइसिस में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल भी क्राइसिस में नहीं। ये लो अच्छा। हाँ, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप बिल्कुल भी क्राइसिस में नहीं है और ना ही लीडरशिप का वहाँ पे फुकदान है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि क्योंकि यहाँ तो मरूसी सियासत ज़्यादा चलती है तो जितनी लीडरशिप नून लीग के पास है उतनी तो किसी के पास नहीं। ठीक है। हाँ, उसकी बुनियादी वजह है कि देखें हम यहाँ नवाज शरीफ, उनके पे केसेस हुए, फैसले हुए, जो भी हुआ, लेकिन अभी तक वो पार्टी के कायद हैं। उसी तरह से मियाँ शहबाज शरीफ हैं, वो पार्टी के सदर हैं। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो नायब सदर हैं। मियाँ हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर भी हैं पंजाब असम्बली में और पार्टी के अहदेदार भी हैं। तो लिहाजा मैं ये नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून में कोई पार्टी लीडरशिप का कोई फुकदान है। अलबत्ता जो इख्तलाफ राय है वो ज़रूर मौजूद है और मैं इस पे ज़रूर समझता हूँ कि ये इनको अपने सियासी तौर पे जितनी जल्दी इसको ये दूर कर लेंगे, जितनी जल्दी इसको बेहतर कर लेंगे सियासी तौर पे, उन्हें उतना ही फ़ायदा होगा। इमरान साहब, आपकी बात से मैं इस हद तक तो इत्तेफाक करती हूँ कि जो ओहदे मिले हुए हैं, अगर आप ओहदों को लीडरशिप कहते हैं तो फिर तो वाकई उनके पास बहुत सारे लीडर्स हैं। लेकिन अगर लीडरशिप ये है कि जिसकी बात पर सब ने आमीन कर देना है, इख्तिलाफ तो हर पार्टी में है, लेकिन बात यह है कि वो इस हद तक हैं कि क्या आप पार्टी पॉलिसी को डिसोन करना शुरू कर देंगे, पब्लिकली आके उससे उसको उसके साथ लाताल्लुकी का इजहार कर देंगे या इवन समटाइम्स तो उसको कंडेम भी कर देंगे। ये चीज पे मैं कह रही हूँ कि टॉप लीडरशिप में इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता है ये लड़ाई ही कहलाता है। अच्छा समीना, नहीं, इसमें थोड़ा सा मेरा मौक़िफ़ दूसरा है। याद है आपको, हमने पिछले हफ्ते भी वाकफा निहाल के हवाले से एक स्टोरी इसी की बताई थी। शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से, जब पहले वो मिफ्ता इस्माइल साहब वाला मामला हुआ और फिर मियाँ जावेद लतीफ़ वाला, तो शहबाज शरीफ ने इस पे बड़ा बुरा मनाया और उन्होंने कहा कि मैं किसी तौर भी डिसिप्लिन पे कोई समझौता नहीं करूंगा और अगर मैं पार्टी का सदर हूं तो फिर मैं इस पे डिसिप्लिन पे अमल भी करवाऊंगा। उन्होंने ये बात अपने बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ से भी की और उनसे रहनुमाई ली कि जनाब अगर ये होगा मामला तो इस तरह से मामला नहीं चलेगा। जिससे क्या हुआ कि मियाँ जावेद लतीफ़ को फिर शोकाज़ लंदन से जारी किया गया। लिहाजा उसके बाद आप देखें कि उस सतह पे सेकंड टियर में अब आपको ये बात नज़र नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या
ये चीज प्रिवेल करेगी या इस पे मैं आती हूँ दोबारा आपके साथ, लेकिन मेरा इस पे अभी भी इख्तिलाफ है कि ये बात जावेद लतीफ या किसी और सेकेंडरी कारकुन के या रहनुमा के तौर पर या एमएनए या एमपीए के तौर पर तो शो कॉज हो गया, लेकिन क्या ये लीडरशिप ऊपर वाली सतह पर ऐसा होता या नहीं, इस पे मैं बाद में आती हूँ। पहले मैं हिलाली साहब का कमेंट लूंगी। हिलाली साहब, इज इट सो इजी एंड कंफर्टेबल, जैसे इमरान साहब कह रहे हैं कि जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी फैमिली जो है उसका मुकम्मल होल्ड है पार्टी के ऊपर, सारे ओहदे बांट दिए गए हैं, कोई लीडरशिप क्राइसिस नहीं है? कमाल है, मैं तो समझता हूं पहले तो बात यह है कि जावेद लतीफ का हिम्मत कैसी हुई इस किस्म का स्टेटमेंट देने। मैं नहीं समझता वो एक स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट था, और वो इतना इंडिपेंडेंट आदमी है, इतना फ्री स्पीच का वो है और फ्री ओपिनियंस का वो है कि पार्टी लीडरशिप के खिलाफ वो कोई एक बयान दे सकता है। आई डोंट थिंक सो। किसी ने उसको कहा है ये करो, नहीं तो वो नहीं करता, वो उस किस्म का आदमी नहीं है। मगर फिर भी वाई आपको फिर भी प्रोटेस्ट करना पड़ा, फिर भी नवाज शरीफ से आपको इजाजत लेनी पड़ी कि भाई इसके खिलाफ एक्शन लो। व्हाट काइंड ऑफ एक्ट? देखिए मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल वाज़ेह हो गया है तीन किस्म के लिए थ्री लीडर्स, एक नवाज शरीफ है, एक शहबाज शरीफ है और एक मरियम नवाज है। मैं आपको बार बार ये पूछना चाहता हूं कि भाई जलसे के ऊपर वो तो आता ही नहीं है शहबाज शरीफ। अरे अच्छा चलो, जो भी वजह है हम नहीं पूछते, आप नहीं आए, मगर लगता है कि आप डिसएसोसिएट करना चाहते हैं आपको, आप नहीं आए। मगर चले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आपके पास वो कौन है? जो भी वो है, वो अगर आए भी, वो तो नहीं लीड करता है जलसे को लीड करती है वाइस प्रेसिडेंट, वो है मरियम। भाई दूसरे भी तो वाइस प्रेसिडेंट है, हाउ कम वो कभी नहीं जलसे को लीड करते? तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नहीं करता, वो क्राउड पुलर नहीं है, क्राउड पुलर तो जो दूसरे। एग्जैक्टली, सो लेट्स अंडरस्टैंड। मैं तो आपको कुछ और कहना चाहता हूं, आई एम सॉरी, मैं ये कहना पड़ेगा, अगर ये बुक से इमरान नहीं होता तो ये जो रिश्तेदारी और ये जो रिलेटिव्स हैं, ये एक एक के कपड़े फाड़ देते लड़ते आई एम सॉरी। ये तो बिल्कुल टोटल एनर्की लगता है इन डिसीजन मेकिंग। और बड़े वाकये हैं जो हम आप एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते हैं, मगर देर आर लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस के इधर क्या हुआ है, और अंदरूनी जो बातें हैं इमरान याकूब को सब पता है, बस पता नहीं वो शर्मिंदा लेकिन क्या नहीं रहे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, इनका पर्सन मालिक साहब, उनसे भी ओपिनियन लेते हैं PMLN की पॉलिटिक्स के हवाले से। मालिक साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का, पहली दफा आपने हमें शो पे ज्वाइन किया, आपको खुशामदीद कहती हूँ। मालिक साहब, सबसे पहले तो थोड़ा इसी पर बात करना चाह रहे हैं आपसे, क्या आपको लग रहा है कि PMLN में एक लीडरशिप क्राइसिस पैदा हो चुका है? किसी एक शख्स के हाथ में नहीं है सारी पार्टी की ग्रिप, और जिसका जो दिल चाह रहा है बात करता है, बयान देता है, और दूसरा कोई भी उसको डिसऑन कर देता है। नहीं, क्राइसिस तो वहां होता है जब आपको कोई चीज समझ ना आ रही हो। एक सीधी सी बात है, दो ग्रुप्स के अंदर है, इट इज मरियम नवाज वर्सेस शहबाज शरीफ साहब, ये दो इशू चल रहा है, और क्लियर नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब चाहते ये हैं कि जो विरासत है सियासत की वो मरियम के पास जाए, लेकिन जो इस वक्त मौसमी हालात हैं उसमें वो उनको इतना कन्वीनियंट नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट का इशू है, फिर जो इलेक्टेबल्स हैं, जो लोग पार्लियामान में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है, वो उस बयानिया के उस हद पे जाने के हक में नहीं है। वो चाहते हैं कि जो बयानिया मिडल ऑफ द रोड का है वो चले, जो लोगों के लिए भी एक्सेप्टेबल होगा, उनके लिए भी एक्सेप्टेबल होगा। तो क्राइसिस नवाज शरीफ साहब के लिए है, उनको अब फैसला करना पड़ेगा। कंफ्यूजन जितनी थी अब तक वो उनके हक में थी, क्योंकि आम सारे जानते थे कि जी मरियम को जिस तरह बिल्डअप किया जा रहा है, शहबाज शरीफ कागजों में सदर हैं, लेकिन उनके पास वो पावर्स नहीं थी जो होनी चाहिए, उनके पास वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं थी जो एक सदर के पास होगी उसको पावरफुल करने के लिए। तो कंफ्यूजन का फायदा था नवाज शरीफ साहब को, लेकिन जहां हालात पहुंच गए हैं, जहां नैब के इश्यूज पहुंच गए हैं, जो प्रेशर शहबाज शरीफ फैमिली पे अपना है, उनको उनकी भी अपनी तरजीहात
फैमिली की प्रोटेक्शन सबसे पहले। मालिक साहब, आपकी बात से मैं थोड़ा सा ये भी अंडरस्टैंड कर पाई हूँ कि आप ये समझ नहीं रहे हैं कि अब ये गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिटिक्स करेंगे, बल्कि अब ये एक नेचुरल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो कि अब एक तरह से इख्तलाफ में बदल चुका है। नहीं, गुड कॉप बैड कॉप में इसलिए इस पॉलिटिक्स को नहीं देखा था। गुड कॉप बैड कॉप वहाँ होता है जब आप एक प्लान के तहत एक सॉफ्ट बोलता है और एक हार्ड बोलता है। ये वाकई दो बयानियां हैं। जो शहबाज शरीफ का बयानिया है वो हमेशा से बड़ा एस्टैब्लिश बयानिया, और वो कहते हैं कि हम टकराव किए बगैर एस्टैब्लिशमेंट या मिलिट्री के साथ टकराव किए बगैर, हमारा टकराव पॉलिटिकल पार्टी से आप करें, वहाँ आपको टकराव की क्या जरूरत है। ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं है, लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ लीडर हैं, वो बड़े भाई हैं, वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, तो इसलिए उनका बयानिया चलता है। ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं हो रहा है इस वक्त। तो अगर देखिए शहबाज शरीफ को कौन सा गुड कॉप बन के फायदा हुआ है, वो ज्यादा खतरे में है। मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब बाहर हैं, उनकी औलाद बाहर है, पैसा बाहर है। शहबाज शरीफ खुद भी यहाँ है, उनका बेटा भी यहाँ है, जो केसेस उन पे बने हुए टीटीज वाले दूसरे, तो 2-2.5 साल। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो कंफ्यूजन है अल्टीमेटली अब इससे पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा, क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं कि जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर लीडरशिप है वो भी कहीं ना कहीं अपनी अपनी मर्जी के बयान देने लगे, तो क्या पार्टी टूट फूट सकती है? जो ग्रुप्स हैं वो फर्दर इस पर एक वाज़ेह पोजीशन ले सकते हैं? नहीं, आई थिंक ये मियाँ साहब को फैसला करने के 2023 के इलेक्शंस को किस तरह देख रहे हैं। अगर तो वो 2023 के इलेक्शंस को इस तरह देख रहे हैं कि ठीक है हम भले इलेक्शन हार जाएं, लेकिन ये मेरा जो सख्ती वाला बयानिया है कि ये एस्टैब्लिश हो जाए, और अगर ये बयानिया एस्टैब्लिश होता है तो पोस्ट इलेक्शंस मरियम का रास्ता पार्टी में या वैसे कोई भी नहीं रोक सकता। फिर द अदर साइड ऑफ शहबाज फैमिली विल बी फारिग हो जाएंगे वो बिल्कुल। और अगर उन्होंने इलेक्शन जीतना है तो फिर उनको मॉडरेट्स का और इलेक्टेबल्स की बात सुननी होगी। ये अब नवाज शरीफ को फैसला करना है कि 2023 का इलेक्शन वो जीतने की कोशिश करेंगे या राइट ऑफ करने के लिए तैयार है, उसके मुताबिक फिर विरासत का इससे फैसला भी हो जाएगा। अच्छा मालिक साहब, आपने ये जो बात की, मालिक साहब आपने जो बात की मुस्लिम लीग नून के पार्टी इजलासों में, और जो सीनियर की आदत है उन सब ने तो एक मीटिंग में बाकायदा 80% से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ की तायद की है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हमने इस मुल्क में सियासत करनी है तो टकराव के साथ सियासत नहीं की जा सकती। तो क्या आप ये समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो है ये सारी सूरत हाल को देखते हुए भी अपने मज़ामती बयानिए के साथ जाएंगे? इमरान, आप तारीख पढ़ लें, बड़े बड़े खानवादे, बड़े बड़ी बादशाहतें, 2-2 साल हुकूमत, 150 साल हुकूमत, और वो अगर टूटियां आके विरासत के मामले में हुई हैं, जहाँ विरासतें दिमाग के बजाय दिल से फैसले होंगे फिर उसके अपने नताइज होंगे। और अभी इलेक्शन दूर है। देखिए जो इलेक्टेबल्स हैं, सब कुछ है, वो परेशान जरूर है, लेकिन उनको भी किसी किस्म के फैसले करने की जरूरत नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि अगर मियाँ साहब ये टकराव की पॉलिसी को और लेके जाएंगे, और जिस तरह नजर आ रहा है कि किसी को फेवर कर रहे हैं, तो मुझे फिर आने वाले इलेक्शन में बहुत ज्यादा आजाद उम्मीदवार बड़े नजर आएंगे। हमें जीप और ट्रैक्टर ग्रुप ज्यादा नजर आएंगे, और वो फिर पोस्ट इलेक्शन जो होता है वो भी हमें मलिक साहब आप साथ रहेगा, जफर हिलाली साहब भी हमारे साथ हैं पैनल में, तो मैं उनकी राय यहाँ पे जरूर शामिल करूंगी। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है फिर आने वाले दिनों में मरियम वाला ग्रुप ज्यादा स्ट्रांग होगा या फिर जो शहबाज शरीफ ग्रुप है वही प्रिवेल करेगा? क्योंकि जाहिर है आगे क्वालिफाई भी वही करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, मरियम तो क्वालिफाई भी नहीं कर रही है। देखिए, मैं ये समझ नहीं सकता हूं कि नवाज शरीफ को पता है कि वो किधर से पैदा हुआ, किसके गोद में पैदा हुआ, किधर उसको नरिशमेंट मिली, किधर उसको इनकरेजमेंट मिली, किसने उसको आगे लाके रखा है। मुझे ये आप एक्सप्लेन करें कि इतने साल के बाद कोई चेंज इन दैट सेंस पाकिस्तान में नहीं आया है, मगर उसके दिमाग में ये चेंज है कि द सिचुएशन इज कंप्लीटली चेंज, और जिन्होंने मुझे दोज हु हैव गिवन बर्थ टू मी, मैं उनको अब चैलेंज कर सकता हूं। भाई उसका बड़ा छोटा भाई जो है वो कहता है आप नहीं चैलेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सिचुएशन ऐसा है जो लगता है कि वो उसको नहीं चैलेंज कर सकता है। आज तक कोई इलेक्शन में किसी ने उनको चैलेंज करके जीता नहीं है।
और या उसको कोई चीज हासिल नहीं हुई है। तो मैं ये जानना चाहता हूं ये आदमी के जो सेंस है, जो ही सीम्स टू इसकी क्या कहते हैं हेट्रेड और डिसअपॉइंटमेंट, या समझता है ये वेंजफुल है, जो भी ये है, ये समझता है कि मेरे साथ जो हुआ है कि इनका कसूर है, लिहाजा मुझे बदला चाहिए। बट जो छोटा भाई है वो समझता है, वो कहता है भाई जो भी हुआ और जैसे भी हुआ बदला नहीं मिल सकता हम लोगों को। वी डिड नॉट कम फ्रॉम द पीपल, हमारी ओरिजिन ही गलत है इन दैट सेंस। तो मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ हैज अ मच मोर रीजनेबल और प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। ठीक है। अच्छा, ऑन ग्राउंड भी अगर आप समीना देखें ना, हिलाली साहब, ऑन ग्राउंड भी देखें तो आप ये देखें कि शहबाज शरीफ जो हैं उनके साथ परफॉर्मेंस और खिदमत जो वो लेके चलते हैं, नारा के जनाब मेरी परफॉर्मेंस को देखें, मेरी खिदमत को देखें, और एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे उन्होंने अपने आप को मनवाया है। यही वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट और दूसरे लोग भी उनको पसंद करते हैं किसी हद तक। उसी तरह से उनके बेटे हमजा शहबाज ने अगर आप देखें तो पंजाब की सतह पर कम से कम कारकुन के लेवल पे सब लोगों से राब्ता रखा, और अमलन पिछले जो 2 टेन्योर थे उसमें उन्होंने पार्टी टिकट से लेके जलसे जुलूस तक, इलेक्शन तक सब कुछ मैनेज किया। तो वो सियासत को बेहतर अंदाज में समझते हैं। अब मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अगर सिर्फ ये समझती हैं कि मैं क्योंकि मियां नवाज शरीफ की बेटी हूं तो मेरा इस पार्टी पे ज्यादा हक है, तो मैं समझता हूं कि इस बात से पार्टी को भी नुकसान होगा और खुद मरियम को भी नुकसान होगा। मरियम अगर प्रोसेस का हिस्सा बनती हैं तो फिर आने वाले 5 साल के बाद शायद वो रिप्लेसमेंट अच्छी बन जाएं, लेकिन अभी तक वो मियां शहबाज शरीफ की उस तरह से रिप्लेसमेंट है नहीं। लेकिन मालिक साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था इमरान साहब के, उन्होंने मफाहमत की सियासत से क्या हासिल कर लिया। जैसे आप कह रहे हैं कि जी लोग उन्हें पसंद करते हैं या इस तरह, और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी वो एक्सेप्टेबल हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन फिर अगेन क्वेश्चन तो वहां पे आता है ना कि आपकी उससे फायदा क्या हुआ है। वो क्वेश्चन आ जाता है मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज के रवैये की वजह से। अगर बड़े भाई साहब छोटे भाई की आप पूरा हाथ रख दें अच्छा। और उनको थपकी दे दें कि जी बिल्कुल ठीक है, तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, तो फिर आप देखेंगे मामला जरा बेहतर होंगे। वो जब मामला बेहतर होने की तरफ जाते हैं तो दूसरे रवैये से वो खराब हो जाते हैं। भाई एक मिसाल ले लें ना, एक मिसाल ले लें, बीबी का मिसाल ले लें। उनके वालिद साहब को एस्टेब्लिशमेंट में बकौल उनको टांग दिया, उनके वालिद साहब को उन्होंने टांग दिया, मगर उसके बाद बीबी को पता चला कि अगर मैंने इधर रहना है, चलाना है, मैं उस इंस्टीट्यूशन के साथ मेरा राब्ता अच्छा होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं जी मालिक साहब हमें खाली इसको आर्मी के जाविये से नहीं देखना, आपने लोगों की मेंटालिटी भी देखनी है। बिल्कुल हमारे यहाँ लोग बड़ा देखते हैं कि यार ये पार्टी अगर अगले 5 साल भी ऑपोजिशन में रही, हमारे काम कौन करेगा, हमारे इशू कौन बनाएगा, हमें थाने से कौन बचाएगा, हमें पटवारी से कौन हमारी जान छुड़ाएगा। ये खाली कोई फौज और इनका इशू नहीं है, आम आदमी भी देखता है कि जो जीत रही है पार्टी है उसके साथ। देखिए मियां साहब को फैसला क्या करना है, मियां साहब को फैसला ये करना है कि अल्टीमेटली ये पार्टी मरियम को ही जाएगी। वली खान की पार्टी असद यार वली को गई, मुफ्ती में साहब की पार्टी मौलाना फजल रहमान को गई, बीबी की पार्टी बिलावल को गई, ये पार्टी भी मरियम की है। फैसला ये करना है कि अब और मरियम को पार्टी के दरमियान में क्या एक इंटरमीडिएटरी फेज में किसी और को आने दिया जाए, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या कोई और हो। अब जो एक चीज मैं हमेशा पॉइंट आउट करता हूँ कि लोग रियलाइज नहीं करते कि अब खाली मियां साहब के फैसले इन्फ्लुएंस नहीं करते, मरियम की पर्सनैलिटी और मरियम का जो अब स्टेटस बढ़ गया है ये तमाम इन महीनों में, ये भी अपने वालिद के डिसीजन बहुत ज्यादा उनके डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। और अच्छा। ये इस खाली 1 वे स्ट्रीट नहीं है, ये 2 वे स्ट्रीट है। और जो मरियम आज से आपको 6 माह पहले नजर आ रही थी, अब मरियम उससे बहुत ज्यादा एम्बोल्डन्ड है, बहुत ज्यादा एम्पावर्ड है, बहुत ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस आ गया है, and she thinks that she has earned her place। लेकिन मालिक साहब क्या वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगी? बात सुन लेने नहीं, बात कंप्लीट हो जाएगी। अभी आपने परवेज रशीद साहब का बयान सुना, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था जो हम लोगों ने ज्यादा ने मिस कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ये मरियम थी जिसकी वजह से ये बयानिया रहा, वरना आज बयानिया बदल दिया होता। उन्होंने बिल्डअप कर रहे हैं कि जी अगर
मियाँ साहब भी शायद लंदन बैठे हुए, अगर पाकिस्तान में मुस्लिम लीग का बयानी और कुछ चीज देखे गया वो मरियम ही है, एंड शी इज अ क्राउड पुलर, उस पर कोई शक नहीं है। अब मियाँ साहब को ये फैसला करना होगा कि क्या एक बीच में दरमियान में कोई हो सकता है कि नहीं हो सकता। जो मरियम की तबीयत है वो कभी नहीं होने देंगे। आपको याद है जब मियाँ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे तो फिर इन्होंने अनाउंस किया था शहबाज शरीफ को, फिर इतनी रेजिस्टेंस आई घर में से ही कि मियाँ साहब को तब्दील करना पड़ा, शाहिद खान, और कहा कि जी शहबाज शरीफ जहाँ से हैं वो पंजाब से अफोर्ड नहीं करते। आपका क्या ख्याल है, शहबाज शरीफ साहब रहना चाहते थे पंजाब में? ऑब्वियसली नॉट। अच्छा मालिक साहब, खानदान की पॉलिटिक्स निकलती नहीं है, आप पर्सनैलिटीज को नहीं निकाल सकते सियासत से बाहर। अच्छा मालिक साहब, मैं आपसे दो बातें जरूर जानना चाहूंगा। एक तो ये कि मुस्लिम लीग नून के जो अच्छे खासे लीडर हैं, खुद मेरे से भी बात करते हैं, उनका ये कहना है कि परवेज रशीद साहब जो हैं वो अपना स्कोर सेटल करने के लिए मरियम नवाज साहबा को ऐसे मशवरे देते हैं जिससे वो अपना स्कोर सेटल करते हैं और उस तरह की बातें करवाते हैं। एक तो आप इस हवाले से क्या समझते? दूसरा ये कि इसमें तो शक नहीं कि मरियम नवाज क्राउड पुलर हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में मरियम ने जलसे तो किए लेकिन उस तरह से वो इलेक्शन में कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। तो इन दो चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? इमरान, पहली बात है देखिए, परवेज रशीद साहब का जो स्टाइल है, जो उनकी सोच है, वो बहुत पुरानी है। वो हार्ड लाइनर है, वो हॉक है, उनका बड़ा क्लियर व्यू पॉइंट है। और जो स्प्लिट पार्टी में इसी बात पे होता है कि जो मरियम के क्लोजेस्ट एडवाइजर्स हैं सारे अनइलेक्टेड लोग हैं, और लोग कहते हैं कि जी बात यह है जिन लोगों के पास अपने वोट सही हैं वो पॉलिसीज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और जिन्होंने मार्केट में छा के वोट लाना है, 2-2 ढाई लाख मजमे खड़े करने हैं, जुलूस निकालने हैं, अगर हमें तहरीक चलानी, तहरीक तो जुबैर नहीं चला सकते, तहरीक तो परवेज रशीद नहीं चला सकते, तहरीक तो चलानी जो इलेक्टेड MNAs MPs हैं और जो पार्टी के लोग हैं, तो वो दे फील लेफ्ट आउट। लेकिन इशू मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप लोग पसंद करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है कोई धमकियां दे रहा हो, कुतरियां लगा रहा हो, जी बड़ी गल है, बड़ी गल है। असल इशू ये लार्जर पिक्चर नहीं है, ये इशू है विरासत का। अब हमने देखना है कि मियां नवाज शरीफ साहब दिल से फैसला करेंगे कि दिमाग से। दिमाग तो बड़ा सिंपल कहता है कि चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो कोई भी हो, वो एक मॉडरेट व्यू पॉइंट के साथ चल सकता है। मियां साहब खुद डिस्क्वालीफाइड हैं, मरियम भी डिस्क्वालीफाइड हैं। अगर शहबाज शरीफ एंड फैमिली भी डिस्क्वालीफाई हो जाती है आने वाले इस टाइम के अंदर, तो फिर ये पार्टी कौन लीड करेगा? ये काफी सवालात हैं, इसलिए उन्हें किसी नतीजे पे पहुंचना ही होगा। अब ये टाइम है, फैसले नवाज शरीफ साहब ने करने हैं। बिल्कुल ठीक है। मालिक साहब, जाते जाते एक कमेंट आपका जरूर लेना चाहूंगी। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि जी हमारा मीडिया जितना इस वक्त आज़ाद है कभी नहीं रहा है। तो ये इमरान साहब तो हंस रहे हैं, आपका इस पे क्या रिएक्शन है? वो कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज है, बेसिकली उस पर हमारा कंसर्न है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक है, वाकई जितना आज़ाद आजकल है कभी नहीं रहा, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। अच्छा, ये ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मालिक साहब ने साबित कर दिया कि मैं सही हंस रहा हूं। ठीक है मालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मालिक साहब, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर लेंगे किसी वक्त शो पर। तो बहरहाल सबका इस बात पे एक एग्रीमेंट नजर आता है कि जनाब अब टाइम आ चुका है कि नवाज शरीफ साहब फाइनली फैसला कर लें कि उन्होंने पार्टी की कमान आखिर किसके हाथ में देनी है, क्योंकि मजीद लेट हुआ तो फिर ये ना हो कि एक बार देर हो जाए तो फिर बहुत देर हो जाती है, ये ना हो कि फिर बाद में उसका नुकसान इतना हो जाए कि संभालना मुश्किल हो जाए। तो बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या फैसला होता है। अभी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ कराची के हवाले से बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा प्लान है वहाँ पर, और सुना है कि बड़े अब इफ्तिताह भी होने जा रहे हैं, काफ़ी कुछ लेकर जा रहे हैं कराची के लिए एक दफ़ा फिर से। क्या कुछ है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्राइम मिनिस्टर साहब आइंदा हफ्ते कराची का दौरा कर रहे हैं, और जनाब ये एक ऐसे मौके पर दौरा होने जा रहा है जहां पर हम देख रहे हैं कि ग्रीन लाइन की जो बसें हैं वो भी पहुंच चुकी हैं, और एक्सपेक्टेड है कि उसका भी इफ्तिताह होना है मंसूबे का, और उसके साथ साथ फिर सर्कुलर रेलवे पे भी अच्छी खासी पेशरफ्त हो रही है, उसकी भी बातचीत हो रही है, आगे बढ़ रही है मामलात। और एक ऐसा टाइम भी है जनाब जहाँ पर हम देखा कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो भी सिंध हुकूमत पर बड़े नाला नज़र आ रहे हैं, और उनको कटहरे में खड़ा किया हुआ है कि जी आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ नहीं आप कर रहे हैं।
अगरचे उसमें उन्होंने थोड़ी वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद की है कि आप भी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ज़ाहिर है कि सिंध गवर्नमेंट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया उन्होंने, ज़ाहिर है कि उनका वहाँ पे होल्ड है। तो इस सारे सिनेरियो में प्राइम मिनिस्टर साहब का ये दौरा कितना इम्पॉर्टेंट है और क्या जो पीटीआई ने वादे किए थे कराची वालों से, सिंध वालों से, वो किसी हद तक पूरे कर पाएंगे? अभी कितने % हो गए हैं और आगे आने वाले 2 सालों में हम क्या एक्सपेक्ट करें? और क्या जो पीपल्स पार्टी का वैक्यूम अगर परफॉर्मेंस के हवाले से कराची में स्पेशली है तो क्या उसे पीटीआई अब पूरा करने जा रही है या नहीं? इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पहले हिलाली साहब की तरफ जाते हुए, हिलाली साहब, डू यू थिंक कि जो पीटीआई कर सकती थी, थोड़ी उन्होंने कोशिश की है, कुछ प्रोजेक्ट्स हमने, कुछ सड़कें भी बनती देखी हैं, कम से कम सोशल मीडिया पे तो देखी हैं, जो चीज़ें आई हैं क्लिप्स वगैरह, और ये ग्रीन लाइन में भी अब बसें वगैरह पहुंच गई, कुछ करने की कोशिश तो की है। इज़ इट इनफ, और आपको लगता है कि अभी और 2 सालों में एक्सपेक्टेड है कुछ कर लेंगे? देखिए समीना, ये एक बड़ा अहम उनका विजिट है कराची में। ये एक ऑर्डिनरी विजिट नहीं है, ये सर्कुलर रेलवे का विजिट नहीं है, ये वो ग्रीन बसेस जो हैं वो एक शुरुआत है ये 2023 का इलेक्शन कैंपेन। ये इतना अहम विजिट है। इधर वो आ रहे हैं अनाउंस करने के लिए कि कौन से टॉप नॉच लोग हैं मुख्तलिफ पार्टीज को जो अब उनके पार्टीज छोड़ के पीटीआई के पास आएंगे, और इसलिए कि वो समझते हैं, ये भी समझते हैं कि शरीफ आदमी अभी पीपीपी के साथ नहीं रह सकता है, तो वो समझते हैं कि बहुत सारे लोग जो अच्छे हैं, गुड पॉलिटिशियन, स्ट्रांग, ईमानदार, वो पीपीपी को छोड़ के पीटीआई को आने के लिए तैयार हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ऐसे लोग आए जिनका पार्टी में ज्वाइन करना, शमूलियत करना वो अनाउंस करना चाहते हैं। सो आई थिंक ये एक उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट सा विजिट है। मगर साथ साथ में आप और छोटी सी एक बात कह दूं, पगाड़ा, पीर साहब पगाड़ा जो हैं वो तो चले गए हैं, अभी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है वो मौलाना को, और मौलाना के साथ वो पीडीएम को नहीं गए उन्होंने, सिर्फ मौलाना के साथ, इसलिए कि सिंध में मौलाना के काफ़ी वोट्स हैं, वो चाहते हैं कि वोट ले, और उनके इलाके में भी उधर वोट है। इस वक्त तो पीर साहब के पास सिर्फ एक सीट है एमपीए का पीर गोत में, मगर शायद या एक और भी शायद एमएनए का भी शायद सीट हो, मगर मैं समझता हूं दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। ये शुरुआत है सिंध का इलेक्शन कैंपेन। अच्छा, वो कितनी कामयाब होगी ये मैं सवाल आपसे बाद में आके पूछूंगी, लेकिन पहले इमरान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी। इमरान साहब, ये एक तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और इनॉग्रेशन वगैरह के लिए मामला है या फिर सियासी विजिट है ये बेसिकली, जैसे हिलाली साहब पॉइंट आउट कर? देखिए, गुजारिश ये है कि हिलाली साहब की बात से तो मैं इख्तलाफ नहीं कर सकता, बड़ा होगा, उन्होंने प्लान किया होगा कि ये बड़ा सियासी विजिट है, लेकिन क्या वाकई ही वो इस तरह के लोगों को पीटीआई में शामिल कर सकेंगे? सवाल ये है। आप ये देखें कि जो 14 सीटें पीटीआई ने जीती हैं कराची में, अभी तो लोग उनसे मुतमिन नहीं है। लोग कहते हैं कि हमने जो सोच रख के जिस तरह से इनको वोट दिए थे ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। आप कराची, आप उसकी मिसाल आपके सामने है कि फैसलवाडा वाली नशिस्त ये हार गए। अगर इन्होंने परफॉर्म किया होता, वहां कुछ किया होता, तो ये सीट वो अपनी ना हारते। दूसरी बात ये कि क्या आप समझती हैं कि कराची को सिर्फ 40 बसें दे के या 80 बसें दे के, और वो मंसूबा जो शुरू भी आपसे पिछली हुकूमत ने किया हो, आप उसी से एक क्रेडिट ले लेंगे, जी हमने ये मंसूबा कर दिया इसलिए हमने कराची में सिचुएशन बड़ी अच्छी कर ली अपने लिए। देखें, कराची को मैं बार बार ये कहता हूँ कि कराची पाकिस्तान की शहरग है, किस तरह से ख़ास तौर पे इकनॉमिकली उसकी पाकिस्तान की शहरग है। आपको कराची में लोगों को मुतमिन ही नहीं करना, बल्कि सही मायनों में वहाँ लोगों की डेवलपमेंट के लिए, लोगों की सहूलतों के लिए आपको काम करना पड़ेगा।
अगर आप कराची में लोगों को ये तासुर देने में कामयाब हो गए कि जनाब देखें, हम ईमानदारी से जो फंड होंगे वो अवाम पे खर्च होंगे, वो मंसूबों पे खर्च होंगे, अवाम की भलाई के लिए काम होगा, फिर तो लोग आपके साथ जाएंगे और वाकई चांस है कि अच्छे लोग आपके साथ आ जाएं। क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी जो खास तौर पे कराची की है, उनकी सपोर्ट बहरहाल पीटीआई को काफी हद तक हासिल है। अब अगर आप उसमें उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते तो देखें जिस तरह से अदालतों में आपको खासतौर पे कराची की हुकूमत को, सिंध की हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को जिस तरह से क्रिटिसिज्म डांट पड़ी है ये भी साथ में शामिल खड़े नजर आएंगे। ठीक है, हिलाल साहब कुछ शायद ऐड करना चाह रहे हैं। जी लाड़ी साहब। देखिए, कुछ हद तक जो इन्होंने कहा है वो सच है। इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की, वो एक खासा महंगाई खास तौर इम्पैक्ट कर रहा है लोगों पे। इसलिए इमरान खान को कहना पड़ा है आने के पहले कि मैं चीनी का दाम 90 रुपया किलो बेचूंगा, चीनी का मैं कम करवाऊंगा, और घी का मैं 50 रुपये से कम कराऊंगा, और आटा और दाल, ये सब चीजें वो समझता है कि ये इस लिहाज से डिलीवर करना है। और एक और चीज मैं जाके कहूंगा, लोगों थोड़े से, अब आप देखिए ये जो स्कीम्स उन्होंने शुरू किया, खासतौर कंस्ट्रक्शंस का, जल्दी से मैं बताता हूं, ये कंस्ट्रक्शंस का स्कीम गरीबों के लिए था, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मगर एक्चुअली बैंक्स जो हैं वो सिर्फ अमीर लोगों को पैसे दे रहे हैं, इसलिए कि वो डरते हैं, वो कहते हैं अगर हम गरीब को दें वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, अमीर को दे रहे हैं। और उसका लिहाजा, और रिएक्शन क्या हुआ है, 30 रुपया 40 रुपया सीमेंट बढ़ गया है, 70 रुपया स्टील बढ़ गया है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, ये जो अच्छे रिफॉर्म्स ये गवर्नमेंट ला रही थी, इम्पैक्ट लोअर क्लासेस को करने के लिए, उनको घर देने के लिए, वो नहीं चल रहा है। फायदा उन तक नहीं पहुंचा। टू दैट एक्सटेंट, एग्जैक्टली टू दैट एक्सटेंट वो इनको असर होगा। मगर दिस इज द होल, ये आप देखिए, ये IMF की मीटिंग हो रही है अक्टूबर में। खैर इकोनॉमी का मामला तो खैर ओवरऑल पूरे मुल्क से ही जुड़ा हुआ है ना हिलाल साहब, वो तो एक है ही बात। लेकिन इस वक्त ये चीज हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं ना कि जो इन्होंने, आपको याद है कि जब पिछले साल कराची डूबा हुआ था तो आके 1100 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया, बहुत सारे मंसूबे किए अनाउंस। उनमें से कौन से मंसूबे हैं जिन पे काम शुरू हुआ, कौन से मंसूबे हैं जो के पहुंच गए तकमील तक, और कौन से मंसूबे हैं जो बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं हो पाए, कहां रुके हुए हैं, ये चीजें जज करनी बड़ी जरूरी है। दिस इज अ बिट, नहीं समीना, थोड़ा सा आप अनफेयर हो रही हैं, इसलिए कि उन्होंने जो नेशनल लॉजिस्टिक NLC को कहा था ये चंद नाले जो हैं इनको साफ करो, वो साफ हुए हैं, मगर वो बाकी जो नाले थे जिनको म्यूनिसिपैलिटीज को करना था वो नहीं हुए हैं। इसलिए 15-20 मिनट के बारिश के बाद एक ये हो गया, रोड जो है समुद्र ये बन गए, रिवर्स बन गए। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नहीं, ये वो नहीं आप कह सकते। मुझे प्रॉब्लम ये है समीना कि स्कीम्स, अच्छे स्कीम्स, लाइक फॉर एग्जांपल उनका एक स्कीम था कि गरीब लोगों को लिए, जवान लोगों के लिए 1 लाख लोन दे। वो वर्ल्ड बैंक, वो IMF ने डायरेक्टली इंटरफियर करके कहा नहीं, ये आप नहीं दे सकते, रोक दिया उन्होंने। व्हाट आई मीन टू से इज, देखिए जब एक गवर्नमेंट कुछ चीज करना चाहती है उसको किसी ना किसी जगह से मदद और फंड्स और ये वो इकट्ठा करना है। यानी आपको ये कहना है कि जब हम उसको जज कर रहे हैं तो वहां पे हमें उनकी प्रॉब्लम्स को भी देखना है कि वो उसको क्यों नहीं, अगर नहीं कर पा रहे, हाँ एग्जैक्टली, तो क्या उसकी रीजन है। लेकिन इमरान साहब, ये चीजें जो हैं इसके पीछे क्या छुपा जा सकता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये जेन्युइन रीजंस हैं, लोग अंडरस्टैंड करेंगे, बिल्कुल कराची का पढ़ा लिखा शहरी इस बात के लिए अंडरस्टैंड करेगा कि क्या उनकी प्रॉब्लम्स थे? क्या आप चाहती हैं कराची का पढ़ा लिखा शहरी ये अंडरस्टैंड करे कि उसने इसी हालात में रहना, हुकूमत ने उसके लिए कुछ नहीं करना? क्या वो ये अंडरस्टैंड करे कि यहाँ पे इसी तरह से होगा? आपको आज खबर है हिलाली साहब, आज की खबर है कि कराची में उस्तादों की जो भर्ती होनी थी, 1,60,000 लोगों ने वहां टेस्ट दिया जो IBA ने टेस्ट लेना था। तो जो पढ़े लिखे आपके MA पास लोग थे उस्ताद भर्ती होने के लिए, उसमें पता है IBA के उस शफाफ टेस्ट में उनकी कामयाबी का तनासुब कितना रहा? 0.78%।
यानी 99% लोग जो यूनिवर्सिटीज से डिग्रियां लेके उस्ताद बनना चाहते थे वो अपना टेस्ट पास नहीं कर पाए। मुझे आप ये बताएं कि जिस सूबे में तालीम का ये म्यार हो, तो ये तो फिर सिंध गवर्नमेंट का इशू है ना? भाई बात सिर्फ सिंध गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट की नहीं है, मैं तो आम शहरी कराची। आप मुझे एक बात बताएं, एक कराची आइट जो है वो अगर भूख से मरता होगा तो वो ये सोचेगा कि ये सिंध हुकूमत का काम है, ये वफाकी हुकूमत का। एक कराची वाला पानी से मरता होगा, उसको साफ पानी नहीं मिलेगा, वो ये सोचेगा कि ये वफाकी हुकूमत ने करना है या सूबाई हुकूमत ने। एक कराची वाला महंगाई का शिकार होगा तो वो ये सोचेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो रिपोर्ट आई है उन्होंने कहा कि जनाब इस रीजन में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में होगा। अब ये तो वफाकी हुकूमत का काम है कि ये भी सूबाई हुकूमत का काम है। महंगाई वैसे असल मेरी गुजारिश ये है, असल आप बात को समझे कि आम जो शहरी है वो पाकिस्तान का कहीं का भी शहरी हो, कराची का, पिंडी का, लाहौर का, पिशावर का, उसका कंसर्न ये है कि इमरान साहब देखिए, मेरा सवाल बुनियादी ये है, आपकी जो दर्द है आपके लिए, आम शहरी के लिए जो आपके दिल में, उसको मैं नहीं चैलेंज कर रही, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि क्या ये जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जा रहे हैं या थोड़ी बहुत अब ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी मैसर हो जाएगी या ये सड़कें कुछ बनाने की कोशिश करें, ये चीज़ें और कुछ पॉलिटिकल मुलाकातें वगैरह, ऑल दैट, उससे क्या पीटीआई के लिए स्पेस बनती आपको नजर आ रही है? क्या वोटर, ये जो भूखा वोटर जिसकी आप शहरी की बात कर रहे हैं, क्या वो वोट करते हुए ये सोचेगा कि मैंने अब दोबारा पीपल्स पार्टी को वोट देना है या पीटीआई को वोट देना है? देखें, पीटीआई के लिए या दूसरी जमातों के लिए कराची में खास तौर पे एक प्लस पॉइंट है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी निकम्मी तरीन हुकूमत की वजह से वहां के वोटर को क्योंकि कुछ नहीं दिया, उसको वो डूबके को तिनके का सहारा भी बहुत है। तो अगर ये कुछ भी कर दें, कुछ मामूली सा भी कर लें, तो शायद वोटर इनकी तरफ माइल हो जाए। लेकिन अगर ये भी सिर्फ बातें करेंगे, अमलन कुछ नहीं करेंगे, तो फिर इनको फायदा नहीं होगा। जी लाले साहब, आपका क्या इस पर? अगर एक देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो भी कराची में हो, जो भी कराची के लोग सोचे, भाई सिंध जो है, कराची, सिंध, कराची तो एक हिस्सा है सिंध का, बाकी सिंध जो है अगर हर वक्त पीटीआई के लिए वोट करें, हाँ, तो फिर कराची तो फिर उसी तरफ जाता है। कराची इज नॉट इंडिपेंडेंट, उसका कोई स्टेटस नहीं है, वो पार्ट ऑफ सिंध। और जो सिंध को रूल करेगा वो कराची को रूल करेगा। तो अब कराची में ये हालत है कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको एक क्या बताऊं, आज मेरा एक रिश्तेदार जिसको एक बैंक का डायरेक्टर है, वो 1.5 करोड़ के करप्शन एफआईए को रिपोर्ट करके एक आदमी चले गया है जेल में। अब वो मेरे पास आता है और मैं कहता है मुझे धमकी मिल रही है जान की, इसकी और उसकी। What I'm trying to tell you is promotion 90 लाख, रिक्रूटमेंट इन सर्विस 30 लाख, पोस्टिंग्स 40 लाख, एवरीवन नोज दिस। और मैं आपको बताता हूं, लेकिन आपकी बात से ठीक है, आप कहते हैं उसको मौका मिले, लेकिन मैं ये बात कहती थी, आपकी जो पहली वाली बात थी, मैं उससे ये मतलब समझी हूँ कि इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को कराची के साथ साथ इंटीरियर सिंध पे फिर तवज्जो देनी होगी, क्योंकि सिर्फ कराची वाले खुश हो भी जाएं तो सिंध गवर्नमेंट नहीं मिलेगी जब तक कि इंटीरियर सिंध जो है उसका वोट आप ना लें। तो ये उस वहां फोकस, ये 14 एमएनएस क्यों, बिल्कुल सही कह रही है, ये 14 एमएनएस हैं, ये ठीक कह रहे हैं, दे माइट लूज सम सीट्स, इसलिए वो क्या कर सकते हैं भाई, जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको देखना ही नहीं चाहती, आपको मिलना ही नहीं चाहती, कोई फंड्स ही नहीं सैंक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? ये सिस्टम ही ऐसा है। आई एम सॉरी, ये फर्क नहीं पड़ता, अगर आप यू आर नॉट विद द रूलिंग पार्टी तो आप खत्म। अच्छा, चलिए, लाले साहब तो ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, देखते हैं आम शहरी ये अंडरस्टैंड करता है या नहीं करता, और पीटीआई के लिए कोई हिस्सा आता है नहीं। लेकिन बहरहाल एक वाज़ेह चीज़ देखी ज़रूर है पिछले कुछ अरसे में कि सिंध की तरफ खासा फोकस किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इसके जो मुख्तलिफ वज़रा है वो भी ये स्टेटमेंट्स देते नजर आते हैं कि अगली हुकूमत जो है वो पीटीआई की होगी सिंध में। क्या वाकई ऐसा हो सकता है या नहीं, बहुत सारी चीज़ें अभी डिटर्मिन होंगी विद टाइम। एक छोटा सा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आपने ठीक बात की है कि पीटीआई के वुज़रा ने फोकस जरूर किया हुआ है, वो बयानबाजी करते रहते हैं कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से, लेकिन अगर वो वाकई सिंध में अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं
तो उन्हें अमलन ना सिर्फ कुछ करना पड़ेगा बल्कि वहाँ ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे कि अंदरूनी सिंध से भी लोग उनके साथ शामिल हों और वो हुकूमत बनाने की ठीक हो गया। चलिए जी, पॉलिटिकली भी इंगेज करना पड़ेगा और वहाँ पे कुछ परफॉर्म भी करना पड़ेगा और फिर ज़ाहिर ओवरऑल भी परफॉर्मेंस आपकी इकॉनमी की भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, वापस आते हैं तो बात करते हैं कि कोरोना अभी टला नहीं और डेंगू भी सर उठाने लगा। काफ़ी ज़्यादा केसेस नज़र आ रहे हैं। इसको क्यों, इसकी क्या वजह है कि डेंगू इतना ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और आज इस सेगमेंट में खासतौर पर डेंगू के केसेस के बारे में बात करेंगे। कोरोना पहले ही सर उठाया हुआ है, मुख्तलिफ किस्म की वबाएं फैली हुई हैं और ऐसे में डेंगू भी सर उठा रहा है, जो कि पहले हमने देखा था कि उसकी शरह काफ़ी कम हो गई थी पिछले 1-2 साल में। पहले साल में ज़रूर ज़्यादा हुई थी जब पीटीआई ने गवर्नमेंट संभाली थी, लेकिन उसके बाद 1-2 साल बेहतर है। इस दफ़ा फिर से बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और शहर इक़्तिदार की सिर्फ बात की जाए तो 134 यहाँ पर केसेस हैं। बाकी शहरों में भी ऐसी ही सूरत हाल है। क्या वजह है इसकी? इमरान साहब, क्या वजह है आपको नजर आ रही? क्या नेग्लिजेंस है वो गवर्नमेंट के लेवल पे? कोई क्या का सवाल ही नहीं है। अच्छा 100% नेग्लिजेंस है। अच्छा। उसकी एक मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। हिलाली साहब, पंजाब में हुकूमत पंजाब का जो महकमा हेल्थ है, उन्होंने 1 हफ्ता कबल एक रिपोर्ट करवाई है। वहाँ लाहौर में उस रिपोर्ट के जो नतीजे आए उनके मुताबिक हर 206 में से 1 घर ऐसा है जिसमें डेंगू है। ये सरकारी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, दूसरी नहीं। अच्छा, और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो चीफ सेक्रेटरी थे जवाद रफीक मलिक और उस वक्त जो सेक्रेटरी सेहत थे, उन दोनों को ये बता दिया गया था कि इस दफ़ा डेंगू जो है वो बुरी तरह से सर उठा रहा है, लेकिन कुछ नहीं। उसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि डेंगू टीमों की जो कारकर्दगी है वो इंतहाई नाक़ुस है। अच्छा, फिर यही नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जो माजी में मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत में तमाम हस्पतालों में डेंगू वार्ड्स बनाए गए थे और डेंगू डेस्क कायम किए गए थे। डेंगू वार्ड्स और वैसे ही कोरोना वार्ड्स में तब्दील कर दिए गए हैं और डेंगू डेस्क जो हैं वो काम ही नहीं कर रहे, यानी वो तकरीबन बंद ही कर दिए। फिर सबसे बड़ी बात यह कि इसी सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक मैसिव स्केल पे सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में और लेबॉर्ट्रीज में अंडर रिपोर्टिंग की जा रही है डेंगू केसेस की। अच्छा, हाँ जी। अब मुझे आप ये बताएं कि जब इतने मसाइल होंगे तो ये नेग्लिजेंस नहीं है तो और क्या है? ये मैं अपने पास टाइम पर स्प्रे वगैरह भी आई गेस कि हमने पहले भी देखा था। आपको कहीं कोई स्प्रे करता हुआ नजर आया बंदा? कहीं कोई नजर आया तो बता भाई। बात ये वेरी राइट जी लाली साहब, मगर आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने पब्लिक को पता है कि डेंगू जो है वो साफ पानी में पैदा होता है जी। और आजकल क्या हो रहा है, जिधर पानी की कमी है लोग बाल्टियों में साफ पानी लगे रख देते हैं। वो कहते हैं पानी खत्म हो जाएगा तो इसको इस्तेमाल करेंगे। वो डेंगू जो है वो साफ पानी में पैदा होता है और मलेरिया का जो है वो गंदे पानी में होता है। दूसरी बात यह है, मैंने सुना है कि डेंगू के मच्छर जो है अमूमन दिन में काटते हैं और मलेरिया का है वो कुछ दिन में मगर ज्यादातर वो रात में। तो कहने की बात है लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये जो बकेट्स में तुम लोग पानी रखते हो और फिर भूल जाते हो 2-3 दिन के लिए, उधर ये पैदा भी हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल द होल कैंपेन ये जो आपने कहा इमरान बिल्कुल सही है। आई डोंट नो व्हाई वो मिस यास्मीन अब्बासी, वो सॉरी क्या वो जो है यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, बड़ी राशिद, वो तो बड़ी ये है, बड़ी क्या कहते हैं, बड़ी एफिशिएंट औरत है, बड़ी केपेबल है। मैं हैरान हो गया हूं कि वो कोप नहीं कर सकी। लेकिन ये प्रॉब्लम तो पूरे मुल्क में ही है, कराची में भी नजर आ रहे हैं, पेशावर में भी नजर आ रहे हैं। इशू नहीं है, इशू ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जितनी भी एफिशिएंट हो, ये इसमें कोई शक नहीं कि वो बड़ी एफिशिएंट है, बड़ी कॉम्पिटेंट है, बट बहुत मेहनती है। वो उस कैंसर जैसे मूजी मर्ज के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगी रही है। लेकिन मुझे आप ये बताएं वो अकेली औरत बेचारी कर क्या सकती है अगर सिस्टम उनका साथ ना दे? अब अवेयरनेस जो है वो किसने करनी है? जो आप फिर मैं इसका मुआवजा करूंगा माजी से, जब यहाँ पे शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त आप देखिए वो डेंगू के हवाले से अवेयरनेस का क्या लेवल था, लोगों को किस तरह से बताया जाता था। अब हुकूमत ने उसमें उस तरह से भी अवेयरनेस के लिए भी काम नहीं किया
और सिर्फ पंजाब फोकस भी शायद ज्यादा कोरोना पे ही रहा है, तो वो मेरा ख्याल है कहीं अब देखें ना भूल गए कि बाकी चीजें भी हैं। उसी तरह से सिंध में, केपी में, बलोचिस्तान में कहीं पे भी इस हवाले से कोई काम नहीं हुआ। और फिर वो हिलाली साहब भी जो बात करते हैं कि लोग खुद भी जब देखते हैं कि कोई चीज उस तरह से नहीं, हमने पिछले साल उतने केसेस देखे, उतनी डेंजरस नजर नहीं आते, तो हम लोग भी रिलैक्स हो जाते हैं और नेक्स्ट सीजन में फिर उस तरीके से हम केयर नहीं करते और फिर उसका हमें रिजल्ट जो है वो नजर आता है। देखें डेंगू का 3 से 4 साल का एक साइकिल है, उसी तरह से फिर आता है, लेकिन हम लोग खुद भी आंखें बंद कर देते हैं, गोश्त की तरह के चले उसमें बैठे। जी जनाब, तो हुकूमत हो या फिर आवाम, दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में निभानी चाहिए। जाहिर है हुकूमत को भी चाहिए कि टाइमली स्प्रे करें और जो उसकी अवेयरनेस है उस पर भी ध्यान दें, और आवाम को भी चाहिए कि जो चीज़ें बीमारी फैलाने का सबब बन रही हैं उनसे अवॉइड करें। बहरहाल अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।